हे गाइस, वेलकम बैक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो इसका मतलब है तुम्हारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। डीएनए का रेप्लिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिपेयर सब हो गया, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। अब आते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक पर, आरएनए प्रोसेसिंग। लास्ट वीडियो तक हमने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था और हमें एक आरएनए मॉलिक्यूल मिला था। लेकिन आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है वही डायरेक्टली प्रोटीन बनाने चला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। और यही पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। सोचो तुमने एक मूवी शूट करी, क्या कैमरा से निकली रॉ वीडियो सीधा थिएटर में रिलीज़ कर दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी एडिटिंग होती है, अनवांटेड सीन्स रिमूव होते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड होता है एंड फाइनल वर्जन बनने के बाद ही रिलीज़ होती है। बिल्कुल वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है वो रॉ आरएनए होता है, उसकी एडिटिंग होती है और तब बनता है मैच्योर एमआरएनए। इसी एडिटिंग प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। अब क्वेश्चन आता है, क्या बैक्टीरिया भी आरएनए प्रोसेसिंग करते हैं या आरएनए प्रोसेसिंग सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है? तो ये होती तो बैक्टीरिया में भी है लेकिन बहुत लिमिटेड। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ चल सकते हैं। जैसे ही आरएनए बनता है राइबोसोम उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस से बाहर जाने से पहले आरएनए को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 2 जब जीन ट्रांसक्राइब करता है तो हमें मिलता है प्री एमआरएनए या एचएनआरएनए, जिसे हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं। ये मैच्योर एमआरएनए नहीं होता, इसे बहुत सारी अनवांटेड सीक्वेंसेस भी होती है। मैच्योर एमआरएनए बनाने के लिए 3 मेजर स्टेप्स होती है और यही इस चैप्टर की बैकबोन है। हर स्टूडेंट को ये 3 स्टेप सीक्वेंस में याद होना बहुत ज़रूरी है। पहली है 5 प्राइम कैपिंग, सेकेंड इज़ 3 प्राइम पॉलीअडाइलेशन यानी पॉली ए टेल का बनना, थर्ड है स्प्लाइसिंग। और बस ये तीनों प्रोसेस मिलकर प्री एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करती है। सबसे फर्स्ट स्टेप 5 प्राइम कैपिंग। आरएनए के 5 प्राइम एंड पर एक मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड लगाया जाता है, इसे बोलते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप। इसका रोल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखना। सेकेंड आता है पॉली ए टेल। आरएनए के 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं, लगभग 200 से 250 एडेनिन, इसे बोलते हैं पॉली ए टेल। ये भी हम अगले में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड इज़ स्प्लाइसिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, क्या जीन का हर पार्ट प्रोटीन बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। जीन 2 पार्ट्स का बना होता है, एक्सॉन्स जिसमें प्रोटीन की कोडिंग होती है और इंट्रॉन्स जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है, जिसके रिजल्ट में कंटिन्यूअस कोडिंग सीक्वेंस बनती है। अब समझते हैं आरएनए प्रोसेसिंग का इम्पॉर्टेंस। नेचर इतनी मेहनत क्यों करता है? इसके 3 रीजंस हैं। पहला, एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा करेक्ट प्रोटीन बनाने के लिए एंड थर्ड जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्या एक जीन सिर्फ एक प्रोटीन बनाता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी सेम जीन के एक्सॉन को अलग अलग कॉम्बिनेशन में जॉइन किया जाता है, जिसके रिजल्ट में एक जीन मल्टीपल प्रोटीन्स बना सकता है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो आरएनए प्रोसेसिंग का फ्लो क्या हुआ? डीएनए, फिर ट्रांसक्रिप्शन, बना प्री एमआरएनए, उसकी हुई 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉली ए टेलिंग एंड देन स्प्लाइसिंग, उसके बाद बना मैच्योर एमआरएनए जो न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होकर ट्रांसलेशन के लिए जाता है। इसी के साथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का भी ये डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में बहुत कम आरएनए प्रोसेसिंग होती है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ में होता है। यूकैरियोट्स में एक्सटेंसिव आरएनए प्रोसेसिंग होती है, न्यूक्लियस भी होता है और साथ में मैच्योर एमआरएनए बनाने के बाद ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। सोचो, अगर तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट कुरियर भेजना है, कुरियर भेजने से पहले तुम क्या करोगे?
ऊपर सिक्योरिटी सील लगाओगे, नीचे एड्रेस और पैकिंग कंप्लीट करोगे, तभी पार्सल सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल वैसे ही mRNA के दोनों एंड्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। 5 प्राइम एंड पर कैप, 3 प्राइम एंड पर टेल। सबसे पहले देखते हैं ये कैपिंग होती कहाँ है। आरएनए पूरा बनने के बाद नहीं, जब आरएनए सिर्फ 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स का बनता है तभी कैपिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है ये। कैप होता क्या है? आरएनए के 5 प्राइम एंड पर एक मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है। इसका नाम है 7 मिथाइल ग्वानोसिन। ये नॉर्मल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से नहीं जुड़ता, ये एक स्पेशल 5-5- ट्राइफॉस्फेट लिंकेज से अटैच होता है। नेचर ने नॉर्मल 3 प्राइम और 5 प्राइम बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 5-5- लिंकेज अनयूजुअल होती है। सेल के न्यूक्लियसेस इसे इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, mRNA डिग्रेडेशन से बच जाता है। अब 5 प्राइम कैपिंग के फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। पहला है प्रोटेक्शन। सेल में बहुत सारे RNAs होते हैं, ये RNA को तोड़ देते हैं। कैप mRNA को इन एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड आता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। mRNA का न्यूक्लियस से बाहर कैसे निकलेगा? कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, ये 5 प्राइम कैप को रिकॉग्नाइज करते हैं और mRNA को न्यूक्लियर पोर्ट तक पहुंचाते हैं, यानी कैप एक पासपोर्ट की तरह काम करता है। थर्ड आता है ट्रांसलेशन इनिशिएशन। राइबोसोम ट्रांसलेशन स्टार्ट कैसे करेगा? वो कैप को आइडेंटिफाई करता है। यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर्स स्पेशली EIF4E 5 प्राइम कैप से बाइंड करते हैं और ट्रांसलेशन इनिशिएट हो जाती है। अगर कोई कैप नहीं रहेगी तो कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आता है mRNA स्टेबिलिटी। कैप होने से mRNA की लाइफ बढ़ जाती है, वो ज़्यादा देर तक सेल में सर्वाइव करता है और ज़्यादा प्रोटीन बनवा सकता है। अब आते हैं 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन पर। आरएनए के दूसरे एंड पर यानी 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं, इसे ही बोलते हैं पॉली ए टेल। सबसे पहले प्री mRNA को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के बाद कट किया जाता है। ये सीक्वेंस होती है AAU-AAA। इस सीक्वेंस को बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस। कट होने के बाद एक एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज PAP लगभग 200 से 250 एडेनिन रेसिड्यूज ऐड करता है। ये एडेनिन्स टेम्पलेट से कॉपी नहीं होते, एंजाइम डायरेक्टली इन्हें ऐड करता है। पॉली ए टेल के भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला है प्रोटेक्शन, ये 3 प्राइम एंड को एक्सोन्यूक्लियस से बचाती है। सेकेंड है mRNA स्टेबिलिटी, जितनी बड़ी पॉली ए टेल होगी उतनी जनरली ज़्यादा mRNA स्टेबल होगी। थर्ड आता है ट्रांसलेशन इफ़िशियंसी। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स PABP टेल पर बाइंड करते हैं और ट्रांसलेशन को इफ़िशियंट बनाते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। पॉली ए टेल भी मैच्योर mRNA को न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होने में हेल्प करवाती है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कैप और टेल साथ में मिलकर करते क्या हैं? तो 5 प्राइम कैप और पॉली ए टेल प्रोटीन फैक्टर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में mRNA सर्कुलर स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करता है। इससे राइबोसोम को बार बार ट्रांसलेशन स्टार्ट करना इजी हो जाता है और ट्रांसलेशन की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया में 5 प्राइम कैपिंग और पॉली ए टेल नहीं होती है। ये प्रोसेसिंग में यूकैरियोट mRNA के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप फॉर्मेशन या पॉलीएडिनाइलेशन में डिफेक्ट देखो तो क्या होगा? तो mRNA अनस्टेबल हो जाता है, ट्रांसलेशन कम हो जाती है और कोई जेनेटिक डिसीज़ डेवलप हो सकती है। सोचो, अगर तुम एक ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, 5 प्राइम कैप इंजन के आगे का सेफ्टी शील्ड है, 3 प्राइम पॉली ए टेल लास्ट कंपार्टमेंट का बफर है, बीच का ट्रेन कंपार्टमेंट कोडिंग सीक्वेंस है। दोनों सेफ्टी सिस्टम्स के बिना जर्नी सेफ नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही mRNA भी स्टेबल नहीं रहेगा अगर 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम टेल प्रेजेंट नहीं होगा तो। और अगर आप PYQ और थ्योरी दोनों को अच्छे से नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम पेपर भी स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए इस वीडियो तक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे टॉपिक्स की PYQs लगा लेना और एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्प्लाइसिंग के साथ। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।